Good morning, dear student. In today's class, I'm going to start the next chapter that is forest. हम इस क्लास में करेंगे कि forest जो है chapter that will what is the meaning of the forest and why these are important. Forest जो है lungs of nature है, atmosphere को purify करते हैं और हमारी lifeline है. It is through them that nature shine. इन्हीं की वजह से हमारा जो nature है वो shine करता है. फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विद ए हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज़. फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत घने ट्रीज़ मिलते हैं. द ट्रीज़ विच मेकअप द मेन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. जो ट्रीज़ हैं बेटा वो फॉरेस्ट का मेन पार्ट है. क्रिएट स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. दिस इन टर्न अफेक्ट द काइंड ऑफ द सोयल एंड प्लांट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट. ओके, ये क्या करते हैं, सोयल को बनाते हैं, एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करते हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा उसको अफेक्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स बिगेन लाइफ ऑन अर्थ एज फॉरेस्ट ड्वेलर. ह्यूमन बींग ने अपनी लाइफ एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर सबसे पहले जंगलों में रहकर शुरू की थी. इन द अर्ली स्टेज दे वर फूड गैदरर एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स. वो क्या करते थे, सबसे पहले फूड इकट्ठा करते थे और पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, शेल्टर के लिए. दे ग्रेजुअली बिकेम फूड ग्रोवर्स. बाद में उन्होंने फूड उगाना सीखा. क्लियरिंग स्मॉल पैचेस इन द फॉरेस्ट. ज़मीन थोड़ी बहुत जंगलों के आसपास साफ़ की और वहाँ पर उन्होंने क्रॉप उगाना शुरू किया. दे कंटिन्यूड टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर रिक्वायरमेंट. वो अपनी लाइफ के लिए पूरी तरह फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे. इवन टुडे people depend on the forest for paper, for timber, fuel, wood and fodder. आज भी लोग पेपर के लिए, लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए, वुड के लिए, चारे के लिए पूरी तरह से किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, फॉरेस्ट पर. मैनी ईयर्स एगो जो एरिया अंडर फॉरेस्ट था वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. दिस इज़ बिकॉज दैट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर. क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड मैनी अदर पर्पजेज़. सो बेटा जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए दीज इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज़. इनका एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. डू यू नो, देखो जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका के अंदर, इट इज़ कॉल्ड अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सबसे घने जंगल हैं वो. ट्रीज़ ग्रो सबसे अपने आप. रेन जो बरसात वाला सीज़न आता है उस दौरान ये उग जाते हैं. मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आल्सो ग्रो हेयर. जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज ये जो है सम पीपल कॉल द अमेज़न रेन फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ द अर्थ वर्ल्ड. जो पूरे वर्ल्ड का मोस्टली 20% जो प्यूरीफाई किया जाता है ऑक्सीजन दैट इज़ थ्रू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. Next है components of a forest. Forest consists of many components. These can be broadly divided into biotic, abiotic. Biotic क्या होता है बेटा? That are living constitute mainly plants और animals. ठीक है, इनमें plants हो गए, animals हो गए. Abiotic non-living components like temperature, rainfall, sunlight, wind. So these kind of things non-living that comes under the abiotic. सो इन द बायोटिक लिविंग ट्रीज़ में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हर्ब, शर्ब, ग्रासेस, मॉसेस, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई. देन इन एनिमल्स इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, दीज काइंड्स. ओके, लाइफ इन अ फॉरेस्ट यू ऑलरेडी नो. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स इन द 3 कैटेगरी. ऑटोट्रॉप्स, heterotrophs and saprotrophs. In 5th and 6th class you are aware about that the autotrophs which prepare their food own, जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, all the green plants. Okay, and heterotrophs which depend on the autotrophs for their food. heterotrophs कौन से होते हैं, जो autotrophs पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. and then there comes the saprotroph, dead and decaying plants and animals which comes in this category like microorganism. They are the third category saprotrophs. Okay, so जो अब हम रीड करेंगे जो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और ओमनिवोरस है.
एनिमल्स। हर्बीवोरस विच फीड ऑन हर्ब्स, ग्रासेस खाते हैं जैसे काउज, रैबिट, लाइक दिस। कार्निवोरस विच ईट द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्निवोरस में आपको पता है लॉयन, टाइगर जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं। एंड ओमनीवोरस विच ईट आर टाइप ऑफ फूड्स लाइक ग्रासेस or the flesh together, they eat them, that is why they are called omnivorous. And here are the examples like crow, these eat everything. Okay, so such a sequence of who eats whom makes up a food chain. What is the meaning of the food chain? In a forest, who eat whom, कौन किसको खाता है, that sequence is known as a food chain. Like grass को कौन eat करता है, rabbit, and then rabbit is eaten by the snake, and this particular sequence is known as food chain. Many such food chains can be found in the forest. They are interlinked with each other, hence form food web. इस टाइप की जो छोटी छोटी पर्टिकुलर फूड चेन होती है टुगेदर लिंक्ड, मीन ग्रास को काऊ भी खा सकती है, काऊ को फिर टाइगर भी खा सकता है, रैबिट को भी टाइगर खा सकता है. So many of the animals can be eaten by the other animals, and this proximate sequence is known as food web. Any of the component from this link is removed. कोई component यहाँ से remove भी कर सकते हैं और add भी कर सकते हैं, chain को कोई effect नहीं पड़ेगा. For example, if the plants are removed, then अगर हम फूड चेन में से प्लांट को ही रिमूव कर दें तो पर्टिकुलर जो फूड चेन है या फूड वेब है वो वर्क नहीं करेगी, बिकॉज द प्लांट्स आर द बेसिक यूनिट्स. ओके, सो दे विल बी scarcity of food for the carnivorous like snake, lion. If the decomposer like bacteria are removed, the nutrients will not be recycled. ठीक है, कंपोनेंट्स जो बैक्टीरिया अगर उनको रिमूव कर दे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल नहीं होंगे. सो इट मीन्स जो सोयल है वो बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट एंड वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ. ठीक है, लुक एट द स्ट्रक्चर, दीज आर इंटरलिंक्ड. रैबिट इज स्नेक को ईगल ने खा लिया. ठीक है, देन squirrel, grasshopper, so many, they are interlinked. A forest is able to function as an independent unit. जो forest है वो as an independent working करता है. This is so because there is no need of addition of fertilizer and seeds or food and water for animals, because in the forest everything is in plentiful होती है. वहाँ पे ना फूड की नीड है, ना शेल्टर की नीड है, ना सॉयल की नीड है, ना सोर्सेज की नीड है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट देयर. सो वो लाइफ को सपोर्ट करने का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है. सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल विद इन अ फॉरेस्ट? मटीरियल मूव इन अ कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट साइकिल along a food chain and through a food web that goes from plant to plant eaters. क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम प्रेजेंट है. प्लांट को कौन खा रहा है? हर्बीवोरस को कौन खा रहा है? कार्निवोरस को कौन खा रहे हैं? ओमनीवोरस डेड और डीके होकर कहाँ चले जाते हैं? इन द सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाते हैं और वापस से दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉयल टू प्लांट ट्रीज. सो देन the decomposer and again back to the plants. So the food web is better description for a forest than a food chain. This is because the animals may have links to many other, for example, those animals, both plants and other animals can have links with many plants and other. What is in these lines, beta? Plants and animals both are interlinked with other plants and animals, so they can fulfill the requirement of each other. Decomposers such as bacteria, fungi, some worms are especially important member of food chain and food web in the forest habitat. ठीक है, जो फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो स्पेशली इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं फूड चेन के एंड फूड वेब के इन द फॉरेस्ट हैबिटेट. देयर रोल इज़ टू डू द रफ वुडी फाइबर्स ऑफ द ट्रीज, दस अनेबलिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल टू बी फुलफिल्ड अगेन. तो ये जो प्रोसेस चलती जा रही है, डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं, सोयल में मिक्सअप हो जाती हैं, सोयल अगेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लांट ग्रो करते हैं, फिर हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन ओमनीवोरस. दीज साइकिल्स रिपीट इटसेल्फ फॉर द नरिशमेंट ऑफ द लाइफ.
डू यू नो, देखो मैनग्रूव्स जो होते हैं शॉर्ट डेंस घने जंगल्स होते हैं, टॉलरेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने आप को सेलाइन एज वेल एज फ्रेश। सेलाइन मीन्स जो दलदल वाली नमक वाली जगह होती है, एंड ग्रो इन कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरिया में भी समुद्र के किनारे भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया इन इंडिया। द नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड मूविंग अप द लेयर ऑफ द types of forest are the forest floor, the understory and the canopy. Look at the structure. स्ट्रक्चर के अंदर देखो बेटा, सबसे नीचे होती है फॉरेस्ट फ्लोर, जो लेयर होती है जंगल सोयल मिट्टी के ऊपर जो डेड लीव्स होते हैं, डीके प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं। उसके बाद अंडर स्टोरी जो छोटे पेड़ होते हैं लाइक श्रब्स हो गई वो। फिर उसके बाद आती है कैनोपी, बिग ट्रीज लाइक नीम हो गया। देन द एमरजेंट लेयर, बहुत सारी लेयर टुगेदर प्लांट्स की जब बनती है, दैट इज कॉल्ड एमरजेंट लेयर। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर, वी विल रीड अबाउट दैट। फॉरेस्ट फ्लोर, इस लेयर में मेडअप होती है डिकम्पोजिंग लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, डिकम्पोजिंग गले सड़े लीव्स, एनिमल की शिट, ठीक है, डेड ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, क्योंकि गल सड़ के वो कहाँ जाते हैं, सोयल में जाते हैं। ऑल ऑफ दीज डीके on the forest floor and form the new soil that provide nutrient to the plant. ये सारे मिलके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर होती है सपोर्ट करती है फर्न्स को, ग्रासेस को, मशरूम को, एंड ट्री सीडलिंग जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो फ्यूचर प्लांट बनेंगे। नेक्स्ट है बेटा अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी जो है मेड अप ऑफ बुशेज, श्रब्स, यंग ट्रीज दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ द कैनोपी। अंडर स्टोरी जो होती है वो फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर, बट जो घने पेड़ होते हैं उनके नीचे, उनकी छाँव में। इट इज़ मेड अप ऑफ बुशेज हो गई, छोटी छोटी झाड़ियाँ, श्रब्स जैसे तुलसी का पौधा, रोज़ का पौधा हो गया, एंड यंग ट्रीज दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ द कैनोपी, कैनोपी की छाया में जो पलते हैं। नेक्स्ट है कैनोपी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मास ऑफ द इंटरट्विन्ड ब्रांचेस। ये आपस में जो टहनियाँ मिलकर बड़े बड़े प्लांट होते रहेंगे पौधे, और उनकी जो ब्रांचेज है टकराती रहेंगी आपस में, तो एक तरह से छत सी बन जाती है जिसको बोलते हैं इंटरट्विन्ड ब्रांचेस, ट्विग्स, बड़ी बड़ी टहनियाँ मैच्योर पेड़ की क्राउन बना देती हैं, एक तरह से ताज सा। रिसीव, सबसे ज़्यादा सनलाइट भी उन्हीं को मिलती है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रीज वेयर मैक्सिमम प्रोड्यूस, जहाँ पर फ्रूट्स भी बनते हैं। शेडी प्लेसेस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेले की तरह ये काम करते हैं, दैट इज़ कैनोपी। नेक्स्ट है बेटा एमरजेंट लेयर। जो एमरजेंट लेयर है एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट इज़ कम्पोज ऑफ ए ट्रीज दैट टावर ओवर द कैनोपी। कैनोपी के ऊपर वो कुछ पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे चले जाते हैं, वो जो उनकी छत लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एमरजेंट लेयर। नेक्स्ट आती है हमारे पास, डू यू नो, देखो द कंडीशंस India has given the recognition to forest and wildlife that has tribal communities dependent on the forest in the form of some fundamental duties. One such duty is to protect the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife. देखो बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल मीन्स जो कबीले वाले वहाँ पर रहते हैं, उनको एक स्पेशल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने का काम भी प्रोवाइड किया हुआ है। हेयर वी विल रीड अबाउट द क्राउन ऑफ द ट्रीज। जो अलग अलग स्ट्रक्चर होती है पेड़ की, कोई राउंड होती है, कोई ओवल होती है, कोई स्क्वायर में होती है, ठीक है। सो दीज जो वुडी प्लांट्स होते हैं, ट्री श्रब्स इंक्लूड ब्रांचेस, ट्विग्स एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रंक और द मेन स्टेम। यानी कि ट्रंक जो तने से ऊपर का हिस्सा होता है वो क्राउन की फॉर्म होती है। तो जो शेप ऑफ द क्राउन ट्रीज होती है वो लॉट ऑफ डू विद वेयर इट इज़ लोकेटेड, जहाँ पर वो प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। मीन्स अगर सनलाइट इक्वली मिल रही है तो उसकी शेप जो होती है वो ओवल होएगी। अगर स्लैंटिंग आ रही है, जैसे कि जो स्नोई प्लेसेस होते हैं, बर्फ़ जहाँ पर गिरती है वहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट निकलती है, वो भी कम गिरती है, तो वहाँ पर जो है तिरछी होएगी, लाइक द क्या बोलते हैं उसको, पिरामिड शेप की, उस टाइप की, ठीक है। सो जो प्लांट इक्वेटर या नून टाइम सन इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली सिर पर होता है वो राउंड होते हैं ट्रीज़।
टॉल ट्रीज जो फ्लैट ट्री टॉप्स और क्राउन्स होते हैं वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो फ्लैट शेप होता है वो एक्सपोज करता है, जितना ज़्यादा फ्लैट शेप होगा उतनी ज़्यादा सनलाइट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है बेटा द आर्कटिक सर्कल, जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता और यूजुअली क्वाइट लो, बहुत कम निकलता है। तो ट्रीज़ जो होते हैं वर्ल्ड में टेंड टू बी कोन शेप्ड होते हैं वहाँ पे, जैसे पाइन, ठीक है, हेल्प देयर लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू इट्स बॉटम टू मेक द मोस्ट ऑफ द सनलाइट। कौन शेप का मतलब यही होता है कि मोस्टली लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी सनलाइट को वो ले सके। ओके, मैनी ऑफ द ट्रीज स्प्रूस पाइन्स और ये फर जो होते हैं आर्कटिक सर्कल में, इनके निडल चुभने वाले पत्ते होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो सके और सनलाइट को वो ले सकें। टेंड टू रिटेन वाटर बेटर देन द ब्रॉड लीफ। ओके, ओक, मैपल्स, दिस टाइप। नाउ वी विल रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। फर्स्ट चीज़, फॉरेस्ट जो हैबिटेट है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर ए स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारी लिविंग जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फाना, जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे डीप वहीं पर हमारे एनिमल्स भी स्टैगर्ड होते हैं, तो ये उसको क्या करती है, हैबिटेट देती है। प्रैक्टिसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपेंड करते हैं ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड पर। फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर, दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल इन एन एरिया। जो फॉरेस्ट है मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर, जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में रेनफॉल इन एन एरिया। जितने घने जंगल होंगे वहाँ पर उतनी ज़्यादा बरसात होगी। फॉरेस्ट क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन का भंडार हैं, हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस, मेंटेन करते हैं सोइल की फर्टिलिटी को। फॉरेस्ट जो है नेचुरल एब्जॉर्बर है रेन वाटर के, बिकॉज थिक ह्यूमस लेयर लूज सोयल एंड सोयल रिटेनिंग पावर ऑफ द ट्री रूट। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग and regulating water flow to the lower layers of the soil. ओके, जो ट्री होते हैं फॉरेस्ट की जो रूफ होती हैं वो मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है वाटर फ्लो को। फॉरेस्ट कम करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड ट्रैप डस्ट एंड गैसेस। वाइड वेराइटी ऑफ जो फूड है गिविंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक आकर इन द फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स। ओके, तो फॉरेस्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लकड़ी एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट हैं गम्स, जो गोंद है, रेजिन है, फ्रूट्स, नट्स, ऑयल, डाई, मेडिसिन, ये सब भी हमें किससे मिलती हैं, प्लांट्स। डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग। लगातार हम काटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट कर, पेड़ पेपर के लिए, लकड़ी के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये जो लॉस हो रहा है इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन और एंक्रोचमेंट फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, उससे ओवर यूज़ कम हो जाता है, जैसे ग्रेजिंग ऑफ कैटल फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज करते हैं, एडवर्सली इफेक्ट पड़ जाता है फर्टिलिटी ऑफ द सोयल पे एंड आल्सो कॉजिंग सोयल इरोजन। कंसिक्वेंसीज क्या है डिफॉरेस्टेशन की, कार्बन साइकिल। फॉरेस्ट जो है वो मेजर कार्बन स्टोर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ टेकन फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय ट्रीज एंड प्लांट्स एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर। तो बेटा देखो CO2 का लेवल जो है ये लेते हैं और O2 को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन अगर प्लांट नहीं होंगे तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, O2 का कम हो जाएगा, तो विच मीन्स लीड टू एन इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन विच इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, गर्मी बढ़ती है ऑन द एटमोसफेयर। सो दिस इज़ द थिंग जो आपको पता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें CO2 क्या करती है, जो सन की रेडिएशंस है उनको कैच कर लेती है, वापस जाने नहीं देती, तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी। आपको देखो पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब कितनी होती है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर सब्सिक्वेंसीज। ओके।